अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जब यूनचे ने पास से उस फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर को देखा तो वो हैरान रह गया। ये सिर्फ एक इंसान की हथेली के बराबर था और इसकी 7 पंखुड़ियां किसी पक्षी के पंखों जैसी लग रही थी। हर पंखुड़ी से एक अलग भौरा निकल रहा था, मानो वो अपने आप में जिंदा हो। खूल से एक ठंडी सफेद रोशनी निकल रही थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब यूनचे अपना हाथ उसके पास ले गया। उसे वो ठंडक महसूस नहीं हुई जो आमतौर पर आइस एट्रीब्यूट फ्लावर्स में होती है। इसके बजाय उसे एक अजीब सी गर्मी और सुकून महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, चलो ठीक है, और बहुत ही सावधानी से उसे छूकर स्काई पॉइजन पर्ल की मदद से तोड़ लिया। आसमान में छिपी मुंह शुआनियन ये सब देख रही थी और उसका माथा ठनक गया। उसने सोचा, रुक, तुझे सबक सिखाती हूं। अगर कोई मजबूरी में जान जोखिम में डाले तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ लालच के लिए एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के प्रोफाउंड बीस्ट के पास जाना बेवकूफी थी। जहरीले दांत कड़ा दिए, उंगली से इशारा किया और एक सुई जैसी नीली रोशनी नीचे की तरफ शूट कर दी। अब आगे। इधर यूनचे अभी उस खूल को स्काई पॉइजन पर्ल में रखने ही वाला था कि अचानक माहौल बदल गया। उसके पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी, जैसे मौत ने उसे छू लिया हो। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। वहां की शांत हवा अचानक सुनामी की तरह पागल हो गई। वो जायंट आइस आर्मोडेब जाग चुका था और उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ मारी। यूनचे, जो सिर्फ 10 मीटर दूर था, उस दहाड़ की शॉकवेव से ही इतना हिल गया कि लगभग खून की उल्टी करने वाला था। जायंट एप ने पागलपन में अपनी पावर अनलीश की, जिससे आसपास की सारी बर्फ धमाके के साथ उड़ गई। बर्फ हटते ही यूनचे वहां साफ साफ दिखाई देने लगा और उस गुस्से से भरे बीस्ट की नजर सीधा यूनचे के हाथ में मौजूद फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर पर पड़ी। यूनचे का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने बिजली की रफ्तार से खूल को स्काई पॉइजन पर्ल में डाला और वहां से किसी थंडरबोल्ट की तरह भागा। उसे पता था कि नींद से जागने के बाद किसी भी बीस्ट को होश में आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसे लगा था कि वो भाग निकलेगा। लेकिन ये जायंट आइस आर्मोड तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे किसी ने उसे चाकू मार दिया हो। एक पल पहले वो शांत सो रहा था और अब एकदम बरसक हो चुका था। यूनचे ने दांत पीसते हुए सोचा, लानत है, ये क्या हो गया। उसे ये नहीं पता था कि ये मुंह शुआनियन की हरकत थी। असल में वो बीस्ट उस फूल के पास इसलिए सो रहा था क्योंकि उस फूल का ऑरा उसे पसंद था। अब जैसे ही वो जागा, उसने देखा कि फूल गायब है और यूनचे के पास है। ये देखकर उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो जायंट एप हवा में कूदा और यूनचे की तरफ लपका, अपना विशाल मुक्का सीधे उसके ऊपर दे मारा। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। उस जायंट आइस आर्मोर्ड के मुक्के की ताकत ने कई किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े पेड़, ग्लेशियर और चट्टानें एक झटके में पाउडर बन गई। जमीन धंसने लगी। यूनचे को पीछे से एक जानलेवा प्रेशर महसूस हुआ। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने तुरंत रंबलिंग हेवन एक्टिवेट किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन यूज किया। बूम! ऐसा लगा जैसे किसी ने यूनचे को भारी हथौड़े से मारा हो। वो दूर जाकर गिरा और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यूनचे उस गड्ढे से खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर दर्द और सुन्नपन से भर गया था। उसके मुंह, नाक और कानों से खून बह रहा था। अगर उसने सही टाइम पर इविल गॉड बैरियर नहीं खोला होता तो वो पक्का मर चुका होता। ये थी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म की असली ताकत। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। यूनचे को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला कि अचानक उसे एक लाल रंग की रोशनी ने घेर लिया। उस बीस्ट की आंखें चमक रही थी। जायंट आइस आर्मोडेब का भारी भरकम हाथ एक बार फिर मौत बनकर उसके ऊपर आ रहा था। यूनचे ने अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर से इविल गॉड बैरियर खोल दिया। बूम! जमीन फट गई और दूर दूर तक के पहाड़ ढह गए। यूनचे किसी गेंद की तरह हवा में उड़ गया। भले ही उसे सिर्फ शॉकवेव लगी थी, लेकिन उसका इविल गॉड बैरियर कांच की तरह टूट गया। हवा में खुद को संभालते हुए उसने खून की एक और उल्टी की। उसके दांत टूटने की कगार पर थे। उसे समझ आ गया कि भागना नामुमकिन है। अगर एक और हिट लगा तो खेल खत्म। अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस जायंट आइस आर्मोडेब को मारना। जब वो ये सोच ही रहा था, तभी उस बीस्ट की आंखों से निकली खूनी रोशनी ने यूनचे को फिर से लॉक कर लिया। वो जायंट एप अपना हाथ घुमाकर हमला करने ही वाला था कि यूनचे की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। भागने के बजाय वो सीधा उस जायंट आइस आर्मोर्ड एप की तरफ दौड़ा। जैसे ही बीस्ट का हाथ नीचे आने वाला था,
यूनचे के शरीर से एक नीली रोशनी निकली और एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। ड्रैगन सोल डोमेन के प्रेशर से वो जायंट एप बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों का पागलपन डर में बदल गया और वो एक पल के लिए जम गया। यूनचे ने बिना कोई मौका गवाए अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी झोंक दी और सीधा उसके सिर की तरफ निशाना लगाया। उसके दाएं हाथ में क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड थी, जिस पर एक हरी रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी कुछ और नहीं बल्कि वो हॉर्न ड्रैगन्स ब्रेथ था, एक बेहद खतरनाक जहर जो उसने मू शुआनियन से लिया था। यूनचे को पता था कि उस बीस्ट का आइस आर्मोर बहुत मोटा है और उसके पास डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म की प्रोटेक्शन है। बाहर से हमला करके उसे मारना नामुमकिन था। उसके पास सिर्फ एक मौका था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। किसी भी क्रीचर का सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है? उसकी आंखें। ड्रैगन गॉड के डर से वो बीस्ट अभी भी सदमे में था। यूनचे एक टूटते हुए तारे की तरह लपका और अपने ब्लेड को सीधा उस जायंट आइस आर्मोर्ड एप की दाईं आंख में उतार दिया। रिप! वो क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड सीधा उसकी आंख में घुस गया, लेकिन आवाज ऐसी आई जैसे कोई पत्थर कटा हो। दर्द के मारे वो बीस्ट पागल हो गया। उसने अपना ऊपरी शरीर उठाया और जोर से चिल्लाया। तभी उस बीस्ट ने तड़पते हुए अपना विशाल हाथ अंधाधुंध घुमाया, जो सीधा यूनचे से जा टकराया। यूनचे का दिमाग सन्न हो गया और वो दूर जाकर गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ रहा था। ऊपर से देख रही मू शुआनियन का चेहरा उतर गया। ओ नो! और वो तुरंत नीचे की तरफ लपकी। बाम! यूनचे जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि कई सौ मीटर लंबी खाई बन गई। जब उसे होश आया तो पूरे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। पिछली बार उसने ईविल गॉड बैरियर खोल रखा था, लेकिन इस बार उसने वो हिट बिना किसी डिफेंस के खाया था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने दाएं हाथ को हिलाने की कोशिश की। जब उसने अपना बायां हाथ उठाने की कोशिश की तो देखा कि वो पूरा खून से लथपथ है। उसकी बाईं बाह की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी। इतनी ताकत लगाने के बाद भी उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसकी पसलियां और सीने की हड्डी भी टूट चुकी थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी अपनी जगह से हिल गए थे। तभी उसे दूर से दर्द भरी दहाड़े सुनाई दी। अपनी धुंधली नजरों से उसने देखा कि वो विशाल जायंट आइस आर्मोर्ड अपनी आंख पकड़कर जमीन पर लौट रहा था। उसकी फूटी हुई आंख से एक अजीब सा लाल रंग फैलने लगा। देखते ही देखते उस बीस्ट का पूरा सफेद शरीर लाल पड़ गया। जहर अपना काम कर रहा था। उस बीस्ट की दहाड़े कमजोर होती गई और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर शांत हो गया। जमीन पर अधमरा पड़ा यूनचे दर्द के बावजूद हंस रहा था। उसने एक बार फिर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के एनिमी को मार गिराया था। भले ही उसने जहर और ड्रैगन सोल का यूज किया, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर कोई और कल्टिवेटर होता तो उस बीस्ट के एक मुक्के से ही उसका कीमा बन जाता। लेकिन सीन अभी भी टेंस था। जायंट एप तो मर गया, पर वो अभी भी मिस्ट एंड वैली में था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। अगर एक कमजोर सा विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ भी आ जाता तो वो उसे आसानी से मार सकता था। लेकिन तभी उसके सीने पर एक प्रोफाउंड लाइट चमकने लगी। एक छोटा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और उसने यूनचे को घेर लिया। मिस्ट एंड वैली में पूरे 72 घंटे बीत चुके थे। मू शुआनियन का लगाया हुआ स्पेशल प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और यूनचे वहां से गायब हो गया। आसमान में खड़ी मू शुआनियन ने धीरे से कहा, यह लड़का सच में बहुत लकी है, और फिर वो भी वहां से गायब हो गई। सीन शिफ्ट होता है और यूनचे के आसपास का नजारा बदल जाता है। अब वो मिस्ट एंड वैली की जानलेवा ठंड में नहीं, बल्कि आइस फीनिक्स रियल्म के पेल व्हाइट आसमान के नीचे खड़ा था। उसे हवा में सेक्रेड हॉल का फैमिलियर ऑरा महसूस हुआ। उसने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही उसका दिमाग रिलैक्स हुआ, उसका कॉन्शियस धुंधला होने लगा। तभी उसे अपने सामने मू शुआनियन आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक थी। यूनचे ने बोलने की कोशिश की, माज टर, लेकिन दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मू शुआनियन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और ताना मारते हुए कहा, हम्फ, हैरानी की बात है कि तुम मिस्ट एंड वैली से जिंदा वापस आ गए। किस्मत के धनी हो तुम। भले ही यूनचे खून से लथपथ था, लेकिन मू शुआनियन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। यूनचे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे उठाने में भी जान निकल रही हो। और जब उसने अपनी हथेली खोली तो मू शुआनियन सन्न रह गई। उसकी हथेली पर वो फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर रखा था।
जिसकी पंखुड़ियां बिल्कुल किसी फ्लॉलेस पंख जैसी थी। ये वही फ्लावर था जिसके लिए यून चे ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मू शुआनियन को समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे। यून चे ने टूटती हुई सांसों के साथ कहा, डिसाइपल ने यह फ्लावर मिस्ट एंड वैली से हासिल किया, मास्टर को देने के लिए। मू शुआनियन चुप रही, उसने फ्लावर नहीं लिया। यून चे की कॉन्शियसनेस तेजी से खत्म हो रही थी। फिर भी वो बोला, मुझे पता है मैंने गलती की है, माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मास्टर को गुस्सा आए। यह फ्लावर बिल्कुल मास्टर की इमेज जैसा है, बहुत सुंदर, बहुत ठंडा। और इतना कहते ही यून चे बेहोश हो गया। उसका हाथ नीचे गिरने ही वाला था कि मू शुआनियन ने बिजली की रफ्तार से मूव किया। उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उस गिरते हुए फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर को हवा में ही रोक लिया और धीरे से अपनी हथेली पर रख लिया। वहां कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मू शुआनियन का एटीट्यूड एकदम बदल गया। उसने धीरे से कहा, चलो, इस बार के लिए तुम्हें माफ किया। और वो फ्लावर उसकी हथेली से गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर वो गुस्सा या इंटिमिडेशन नहीं था जो कुछ पल पहले दिख रहा था। काफी समय बीतने के बाद यून चे की आंख खुली। उसे लगा जैसे वो किसी गर्म हवा के झोंके में लेटा हो। दर्द अभी भी था, लेकिन पहले जैसा जानलेवा नहीं। उसने देखा कि वो हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक में लेटा हुआ है। झील का पानी शांत था और वहां बैरियर लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात, उसे फील हुआ कि उसके बॉडी में हाई लेवल स्पिरिट एनर्जी दौड़ रही है, जिसने उसकी इंजरीज को काफी हद तक हील कर दिया था। यून समझ गया कि यह जरूर मू शुआनियन का काम है। उसी ने कीमती स्पिरिचुअल हर्ब्स को लिक्विड बनाकर झील में डाला होगा। यून चे ने चैन की सांस ली। फ्यू, लगता है मास्टर अब ज्यादा गुस्सा नहीं है। बेचारे को यह अंदाजा भी नहीं था कि उस जायंट एप का हमला और उसकी ये हालत सब मू शुआनियन की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो उसे लेसन सिखाना चाहती थी। खैर, अब जब जान में जान आ गई थी तो यून चे ने अपनी रिकवरी पर फोकस किया। उसने ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा यूज करना शुरू किया और झील की एनर्जी पागलों की तरह उसके अंदर समाने लगी। कुछ ही घंटों में उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वापस आ गई और 60% इंजरीज ठीक हो गई। लेकिन तभी उसके प्रोफाउंड मेरिडियंस में एक अजीब सी हलचल हुई। 4 रंगों का एक नेबुला उसके अंदर घूमने लगा। यून चे को रियलाइज हुआ, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। डिवाइन वे में एंटर करने के बाद यह उसका पहला ब्रेक थ्रू था, और वो भी सिर्फ 3.5 महीनों में। यह स्पीड नॉर्मल नहीं थी। उसने पिछले महीनों में कल्टीवेशन पर ध्यान भी नहीं दिया था। वो बस स्किल्स प्रैक्टिस कर रहा था। फिर भी हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक की एनर्जी ने उसे लेवल अप करवा दिया। वो तुरंत फोकस होकर बैठ गया। इसी बीच आइस फीनिक्स रियल्म के बाहर एक बहुत बड़ी लाल रंग की बोट आकर रुकी। ये फ्लेम गॉड रियल्म का जहाज था, जो इस बर्फ की दुनिया में अलग ही चमक रहा था। सेक्रेड हॉल के अंदर मू बिंग्यून आई। उसने देखा कि मू शुआनियन उस तालाब के पास खड़ी है जहां पहले बुद्धा हार्ट लोटस खिलता था। मू शुआनियन ने पूछा, क्या फ्लेम गॉड रियल्म का आर्क आ गया? मू बिंग्यून ने जवाब दिया, हां, यान वानकांग और यान जुएहाई आए हैं। क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? लेकिन तभी मू बिंग्यून की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ी और वो हैरान रह गई। वहां उस सेक्रेड तालाब में, जहां सिर्फ लेजेंडरी लोटस उगता था, वहां एक फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां चमक रही थी। मू बिंग्यून ने शौक में पूछा, फेदर्ड आई स्पिरिट फ्लावर? यह जगह सेक्ट की सबसे पवित्र जगहों में से एक थी। इसमें आइस फीनिक्स ओरिजिन ब्लड की बूंदें मिली हुई थी। यहां कोई साधारण फ्लावर उगाना मतलब उस जगह की वैल्यू कम करना था। और वैसे भी स्नो सॉन्ग रियल्म में ऐसे फ्लावर्स की कमी नहीं थी। तो मू शुआनियन ने इसे यहां क्यों लगाया? मू शुआनियन ने नजरें चुराते हुए बहाना बनाया, तालाब खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा कोई और फ्लावर डाल दूं तो अच्छा लगेगा। मू शुआनियन ने जानबूझकर टॉपिक चेंज किया, चलो, फ्लेम गॉड रियल्म वाले आ गए हैं, मुझे निकलना चाहिए। मू बिंग्यून ने उस फ्लावर को एक बार और देखा। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, और उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने पूछा, क्या आप अकेले जा रही हैं? मू शुआनियन ने कहा, नहीं, मैं यून चे को भी साथ ले जा रही हूं। उसे दुनिया देखनी चाहिए। मू बिंग्यून ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है अब आप उससे गुस्सा नहीं है। मू शुआनियन ने नाक सिकोड़ी, हम्फ, वो जिंदा वापस आ गया, बस इसलिए छोड़ रही हूं। फिर मू शुआनियन ने बताया कि वो उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को मारने जा रही है। उसे यकीन था कि वो ड्रैगन अभी भी इंजर्ड है, इसलिए खतरा कम है। उसने मू बिंग्यून को सेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी और जाने लगी। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मू शुआनियन रुकी। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सफेद रोशनी मू बिंग्यून की तरफ फेंकी।
मू बिंगयुन ने उसे कैच किया। वो उसकी क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड थी, वही ब्लेड जो यून चे से खो गई थी। मू शुआनियन ने कड़क आवाज में कहा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये मां की निशानी है, इसे किसी आउटसाइडर को मत देना। इस बार मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मू शुआनियन सीधे हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक पर पहुंची। यूनचे को फील हुआ कि बैरियर खुल गया है और वो पानी से बाहर आया। सामने मास्टर को देखकर वो घबरा गया और तुरंत एक घुटने पर झुक गया। इस बार उसने सिर नीचे ही रखा, क्योंकि उसे डर था कि गलती से उसकी नजर मास्टर के एसेट्स पर न पड़ जाए। मू शुआनियन ने देखा कि यूनचे न सिर्फ ठीक हो गया है, बल्कि उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। उसने इंप्रेस होकर भी इमोशन नहीं दिखाया और बोली, मेरे साथ आओ। यूनचे ने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? जवाब मिला, फ्लेम गॉड रियल्म। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नजारा बदल गया और वो आसमान में उड़ रहे थे। हवा में उड़ते हुए यूनचे को याद आया, एक सेकंड रुको, मू बिंगयुन ने बताया था कि फ्लेम गॉड रियल्म वाले आ रहे हैं, मतलब एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंट का टाइम आ गया है। इसे स्लॉटरिंग ड्रैगन पीरियड भी कहते हैं। यूनचे हमेशा से वहां जाना चाहता था। अगर उसे उस लेजेंडरी ड्रैगन की एक झलक भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो मू शुआनियन के पीछे उड़ रहा था। सामने वो लाल रंग का जहाज दिख रहा था। यूनचे ने डरते डरते पूछा, मास्टर, क्या सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं? एल्डर्स नहीं जाएंगे? लेकिन जैसे ही उसने मू बिंगयुन का नाम लिया, उसे हार्ट अटैक आने वाला मोमेंट याद आ गया। ओह नो मास्टर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पैलेस मास्टर बिंगयुन ने मुझे एक ब्लेड दी थी, वो मिस्ट एंड वैली में खो गई। यूनचे की हालत पतली थी, वो ब्लेड बहुत कीमती थी। मू शुआनियन ने ठंडे दिमाग से पूछा, क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड की बात कर रहे हो? यूनचे ने हकलाते हुए कहा, जी। मू शुआनियन ने कहा, चिंता मत करो, मैंने वो उसे वापस दे दी है। यूनचे के गले से एक भारी आवाज निकली, थैंक यू मास्टर, जान बची तो लाखों पाए। तभी मू शुआनियन ने अपना हाथ घुमाया और एक और ब्लेड यूनचे की तरफ फेंकी। यूनचे ने उसे पकड़ा। यह दिखने में बिल्कुल क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड जैसी थी, बस इसके बटरफ्लाई विंग्स उल्टी दिशा में थे। इस चाकू का नाम साउंड बटरफ्लाई है। चूंकि तुम इस तरह के ब्लेड चलाने में माहिर लगते हो, मैं तुम्हें यह उधार दे रही हूं, लेकिन अगर तुमने इसे खोया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यूनचे सन्न रह गया। उसने ब्लेड रख तो ली, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आया, मास्टर को कैसे पता कि मैं इसे चलाने में माहिर हूं? क्या वो उस वक्त देख रही थी जब मैंने एप की आंख फोड़ी थी? मतलब वो सब कुछ देख रही थी। यूनचे का शक गहरा होता गया, लेकिन तब तक वो फ्लेम गॉड रियल्म के जहाज के करीब पहुंच चुके थे। फ्लेम गॉड रियल्म का प्रोफाउंड आग देखकर यूनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, ये कोई मामूली जहाज नहीं था। इसके दोनों तरफ फीनिक्स जैसे पंख लगे थे और इसकी लंबाई हजारों किलोमीटर थी। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग को छोड़ दें तो यूनचे ने अपनी जिंदगी में इतना विशाल प्रोफाउंड आग कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे वो करीब आए, एक बहुत तेज जलती हुई ऑरा महसूस हुई, जो किसी भी नॉर्मलाइज फीनिक्स डिसाइपल को पिघला देती। पर यूनचे के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये प्रोफाउंड आग सिर्फ बड़ा ही नहीं था, इसका ऑरा इतना मजेस्टिक था कि ये हवा में फ्लोट करते हुए किसी इंपीरियल सिटी जैसा लग रहा था। वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के मास्टर यान वानकांग और फीनिक्स सेक्ट के मास्टर यान जुएहाई वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मू शुआनियन और यूनचे को आते देखा, वो खुद आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करने आए। यान वानकांग ने झुककर कहा, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, हम फिर मिल रहे हैं। इस बार हमारा मकसद पूरा करने के लिए हम पूरी तरह आपकी पावर पर निर्भर हैं। लेकिन अपनी मू शुआनियन तो अलग ही लेवल की क्वीन है। उन्होंने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, हाथ हिलाकर उन्हें साइड किया और सीधे प्रोफाउंड आग के अंदर चली गई। जाते जाते बस इतना बोली, मेरे डिसाइपल का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे किसी भी बात के लिए डिस्टर्ब मत करना, जब तक कि बात एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन से जुड़ी ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जब तक बाकी लोग उनकी बात समझते, मू शुआनियन अंदर गायब हो चुकी थी। यान वानकांग और यान जुएहाई को उनकी इस एटीट्यूड से कोई अजीब नहीं लगा, बल्कि वो मुस्कुराए। यान वानकांग ने यूनचे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मास्टर हमेशा से शांति पसंद करती है यंग यून। ये देखकर हैरानी हुई कि वो तुम्हें अपने साथ इस सफर पर लेकर आई। दोनों सेक्ट मास्टर्स का बर्ताव यूनचे के लिए इतना पोलाइट था कि अगर कोई और देखता तो यकीन नहीं कर पाता। प्रोफाउंड आग स्टार्ट हुआ और फ्लेम गॉड रियल्म की दिशा में उड़ चला। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर पलक झपकते ही पीछे छूट गए, लेकिन अंदर बैठे लोगों को हवा का एक झोंका तक महसूस नहीं हुआ। यूनचे को एक गेस्ट रूम दिया गया,
जो इतना आलीशान था कि उसे देखकर यूनचे को स्नो सॉन्ग रियल्म गरीब लगने लगा। उसने सोचा कि अगर मास्टर मू शुआनियन वहां न होती तो स्नो सॉन्ग रियल्म की औकात फ्लेम गॉड रियल्म के सामने कुछ भी नहीं होती। रास्ता लंबा था, करीब 8 घंटे लगने वाले थे, इसलिए यूनचे ने आंखें बंद की और मेडिटेशन करने लगा। कुछ देर बाद उसके रूम के बाहर कदमों की आहट हुई। वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के मास्टर यान वानकांग की आवाज आई, यंग यून, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? थोड़ी बात करनी थी। यूनचे तुरंत उठा और दरवाजा खोला। एक सेक्ट मास्टर का खुद चलकर एक जूनियर के पास आना बहुत बड़ी बात थी। यान वानकांग अंदर आए और बड़े आराम से यूनचे के सामने बैठ गए। उन्होंने पूछा, यंग यून, मैंने सुना है तुम किसी लोअर रियल्म से आए हो, क्या जान सकता हूं कि तुम कौन से स्टार रियल्म से हो? यूनचे अब पहले जैसा सीधा नहीं रहा था। उसने समझदारी से बात घुमा दी, सीनियर, मैं एक बहुत छोटे से प्लैनेट से आया हूं, आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। यान वानकांग समझ गए कि लड़का बताना नहीं चाहता, तो उन्होंने बात को ज्यादा नहीं खींचा और बस मुस्कुरा दिए। बातों बातों में यान वानकांग ने मू शुआनियन की तारीफ करना शुरू किया। उनकी आंखों में एडमिरेशन और थोड़ी जलन भी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी मास्टर स्नो सॉन्ग रियल्म के इतिहास में सबसे महान है। मुझे लगा था कि उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी सोच गलत थी। फिर वो हंसे और बोले, खैर, जब तक तुम्हारी मास्टर ड्रैगन से लड़ेंगी तो मेरे बेटे के साथ मजे करना। वो हॉर्न ड्रैगन का काम तुम्हारी मास्टर ही संभालेंगी। यूनचे ने मौका देखकर अपना डाउट पूछ लिया, सीनियर, आपकी नजर में एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को मारने के चांस कितने हैं? यान वानकांग जवाब देने ही वाले थे कि रुक गए। फिर अजीब सी हंसी के साथ बोले, ये सवाल तुम्हें अपनी मास्टर से पूछना चाहिए, इसका जवाब देने का हक सिर्फ उन्हें है। यूनचे कंफ्यूज हो गया, मतलब क्या आप तीनों सेक्ट मास्टर्स लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे? यान वानकांग के चेहरे पर एक बेबसी वाली मुस्कान थी। उन्होंने सच बताया, बिल्कुल नहीं, हम तीनों मिलकर भी उस ड्रैगन का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पिछले हजारों सालों में जितनी बार भी उसका शिकार हुआ है, तुम्हारी मास्टर ने उसे अकेले ही संभाला है। वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन डिवाइन मास्टर रियल्म की ताकत रखता है। हम फायर एट्रीब्यूट वाले हैं, हमारा अटैक उस पर असर ही नहीं करेगा। अगर हम वहां गए तो मौत को दावत देने जैसा होगा। यूनचे सन्न रह गया। उसे लगा था कि ये एक टीम एफर्ट होगा, लेकिन पता चला कि पूरा फ्लेम गॉड रियल्म बस तमाशा देखेगा और असली काम उसकी मास्टर को अकेले करना है। यान वानकांग ने आगे कहा, हमारा काम बस ये पता लगाना है कि वो कब बाहर निकलेगा, लेकिन इस बार चांस अच्छे हैं। 1000 साल पहले तुम्हारी मास्टर ने उसे लगभग मार ही दिया था, बस एक एक्सीडेंट हो गया। उस लड़ाई में तुम्हारी मास्टर ने उसके ड्रैगन फॉल्ट को घायल कर दिया था। ड्रैगन फॉल्ट? यूनचे जोर से चौंक पड़ा। यान वानकांग ने उसे हैरानी से देखा। यूनचे ने बात संभालते हुए कहा, वो बस कोइंसिडेंस है, मेरे पास पहले एक स्वॉर्ड थी जिसका नाम भी ड्रैगन फॉल्ट था। यूनचे को अपनी वो भारी तलवार याद आ गई जो उसके कल्टिवेशन के सफर में हमेशा उसके साथ थी, जिसे बाद में होंगर ने खा लिया था। वो नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। यान वानकांग मुस्कुराए और समझाने लगे, ड्रैगन फॉल्ट असल में ड्रैगन की बॉडी का वो हिस्सा होता है जहां उसका लाइव गेट होता है। वैसे तो ड्रैगन की रिकवरी पावर बहुत खतरनाक होती है, लेकिन अगर लाइव गेट यानी ड्रैगन फॉल्ट पर चोट लग जाए तो वो आसानी से ठीक नहीं होती। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वहां जोर से हिट किया जाए तो वो सीधा मर भी सकता है। यूनचे ने सिर हिलाया, अच्छा तो ये बात है, लेकिन चूंकि वो उसका लाइव गेट है तो उसे वहां चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। यान वानकांग ने कहा, बिल्कुल, वो अपनी पूरी एनर्जी से उस जगह को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन पिछली बार तुम्हारी मास्टर ने उसे लंबी लड़ाई के बाद थका दिया था और तब जाकर वहां चोट पहुंचाई थी। 1000 साल ड्रैगन के लिए रिकवर करने को कम होते हैं, और अब तुम्हारी मास्टर की प्रोफाउंड पावर पहले से बढ़ चुकी है, इसलिए इस बार, यान वानकांग की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था, इस बार हम पक्का कामयाब होंगे। यूनचे ने भी बिना देर किए पूछ लिया, सीनियर, अगर ये ड्रैगन फॉल्ट इतनी बड़ी कमजोरी है तो ये उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की बॉडी पर आखिर है कहां? यान वानकांग ने गंभीरता से जवाब दिया, ये उसके पेट के बिल्कुल बीच में है। वैसे हर ड्रैगन के पास ड्रैगन फॉल्ट नहीं होता, लेकिन इस वाले के पास है, और वो भी सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह पर। फिर उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन यंग यून, एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हारा सामना किसी ट्रू ड्रैगन से हो तो गलती से भी पहले ड्रैगन फॉल्ट पर हमला मत करना, इससे खतरा कम होने के बजाय कई गुना बढ़ जाएगा। यूनचे ने सिर हिलाकर उनकी बात नोट कर ली।
तभी यान वानकांग ने यून चे की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिख रहा था। वो बोले, कितने दुख की बात है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन बिल्कुल सिर पर है। अगर ये 10 साल बाद होता तो तुम्हारे पास ग्रो करने का टाइम होता और तुम पक्का टॉप 1000 में जगह बना लेते। 3000 साल बाद जब अगला कन्वेंशन होगा तब तक तुम किस लेवल पर होगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। यून चे चुप रहा, लेकिन यान वानकांग की बातों में पोयुन के लिए बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने कहा, अब जब पोयुन जैसा टैलेंट हमारे पास है और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन पास आ रहा है तो इस बार का हंट हमारे फ्लेम गॉड रियल्म के लिए करो या मरो वाला है। अगर हम कामयाब हुए तो पोयुन पूरी तरह बदल जाएगा। हो सकता है वो हमारे फ्लेम गॉड रियल्म का सबसे पहला डिवाइन मास्टर बन जाए। यान वानकांग की आवाज में तनाव और जोश दोनों था। हमें किसी भी कीमत पर जीतना है और सब कुछ तुम्हारी मास्टर पर टिका है। तभी माहौल में एक अजीब सी गर्मी बढ़ने लगी। यान वानकांग अपनी जगह से खड़े हो गए। लो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। प्रोफाउंड आंख रुक गया और जैसे ही यून चे बाहर निकला उसे लगा जैसे किसी ने उसे जलती हुई भट्टी में धकेल दिया हो। फ्लेम गॉड रियल्म की हवा स्नो सॉन्ग रियल्म से बिल्कुल उल्टी थी। वहां बर्फ थी, यहां सिर्फ आग और बेहिसाब गर्मी। आसमान का रंग गहरा लाल था, जैसे लोहे को पिघलाकर आसमान में फैला दिया हो। यह जगह थी गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन। यहां जमीन के नीचे एक एंशिएंट फ्लेम वेन थी जो एरा ऑफ गॉड्स के जमाने से जल रही थी। यान वानकांग ने सोचा था कि यून चे को आइस कल्टीवेशन की वजह से यहां दिक्कत होगी, लेकिन यून चे के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था, जिसे देखकर यान वानकांग मन ही मन हैरान रह गए। तभी सेक्ट मास्टर यान जुएहाई ने बताया, हमने तीनों सेक्स के लोगों को यहां तैनात किया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पोयुन भी यहीं कहीं होगा। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोलते, अचानक एक जानलेवा ठंडक ने पूरी गर्मी को गायब कर दिया। यान वानकांग और यान जुएहाई के शरीर कांपने लगे। उनके सामने मू शुआनिन खड़ी थी। उनकी नजरें सीधे साउथ डायरेक्शन में गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की तरफ जमी थी। यान वानकांग ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मू शुआनिन का फिगर धुंधला हुआ और वो गायब हो गई। दूर से बस उनकी बर्फीली आवाज आई, मैं गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन को चेक करने जा रही हूं। चेयर, तुम यही रुको। इधर उधर भटकने या गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के पास जाने की गलती मत करना। यून चे ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब दिया, समझ गया। जैसे ही मू शुआनिन की ऑरा हटी, दोनों सेक्ट मास्टर्स ने राहत की सांस ली। यान वानकांग ने अपने माथे को छूकर देखा तो वहां पसीने की जगह बर्फ की परत जमी थी। वो डर और हैरानी के साथ बड़बड़ाए, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की ताकत 1000 साल पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। अब यून चे वहां अकेला खड़ा था। चारों तरफ सूखी और बंजर जमीन थी जिससे जलने की बदबू आ रही थी। दूर दूर तक वर्मिलियन बर्ड सेक्ट, फिनिक्स सेक्ट और गोल्डन क्रॉस सेक्ट के लोग दिख रहे थे। सब के सब टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स थे, जिनका ऑरा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। तभी एक गर्म हवा का झोंका आया और गोल्डन क्रॉस सेक्ट के मास्टर हुओ रूली वहां प्रकट हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और पूछा, मू शुआनिन आ गई क्या? और यंग यून? यून चे ने आगे बढ़कर रिस्पेक्ट दी। जूनियर यून चे का सेक्ट मास्टर हुओ को नमस्कार। हुओ रूली ने यून चे को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ी, मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हें भी साथ लाएगी। खैर, बाकी दोनों सेक्ट मास्टर्स अपने काम पर गए हैं। यंग यून, मैं पोयुन को तुम्हारे पास भेजता हूं, वो तुम्हें कंपनी देगा। यून चे थोड़ा टेंशन में था। हुओ रूली उसकी मास्टर के दुश्मन थे और उन्होंने ही मू बिंगयुन के साथ वो हादसा किया था। लेकिन तभी हुओ रूली ने कुछ ऐसा कहा जिसने यून चे को चौंका दिया। यंग यून, तुम्हें इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारी मास्टर से नहीं बनती, वो अलग बात है, लेकिन मैं, हुओ रूली, तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान मानता हूं। यून चे हैरान होकर उन्हें देखने लगा। एक रियल्म किंग लेवल का बंदा एक जूनियर का एहसान मान रहा है। हुओ रूली ने भारी मन से कहा, उस दिन जब पोयुन तुमसे बुरी तरह हारा था, मैं बहुत डर गया था। वो लड़का बहुत स्वाभिमानी है, उसने कभी हार नहीं देखी थी। अगर तुम उसे संभालते नहीं तो शायद वो उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाता। तुमने सिर्फ उसे हराया नहीं, बल्कि उसे बचाया भी है। हुओ रूली ने अपना सीना ठोंका और बोले, हालांकि तुम्हारी मास्टर मुझे एक आंख नहीं भाती, लेकिन तुम मुझे उससे लाख गुना बेहतर लगते हो। अगर तुम्हें गोल्डन क्रॉस सेक्ट में कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। यून चे के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ये वही खड़ूस सेक्ट मास्टर थे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी दूर से किसी के भागने की आवाज आई।
सेक्ट मास्टर, सेक्ट मास्टर। एक आदमी बदहवास होकर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से लाल पड़ा था। हुओ रूली ने उसे डांटा। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आदमी ने हांफते हुए कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर की हालत। यंग मास्टर शब्द सुनते ही हुओ रूली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उस आदमी का कॉलर पकड़ा। यह को क्या हुआ? जल्दी बोल, वो आदमी बोला। अचानक यंग मास्टर की वाइटैलिटी बिगड़ गई है। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्या? हुओ रूली के शरीर से गोल्डन क्रो फ्लेम्स का एक भयानक विस्फोट हुआ। वो धमाका इतना तेज था कि यूनचे हवा में उड़कर दूर जा गिरा और बड़ी मुश्किल से खून की उल्टी करने से बचा। जब तक वो संभलता, हुओ रूली वहां से गायब हो चुके थे। यूनचे ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, बाप रे, कितनी भयानक ताकत थी। फिर उसे याद आया, यंग मास्टर, क्या वो हुओ रूली के बेटे की बात कर रहे थे? वही बेटा जिसे मेरी मास्टर ने 1000 साल पहले गलती से घायल कर दिया था। सुना था कि हुओ रूली ने उसे जिंदा रखने के लिए पिछले 1000 सालों में अपनी पूरी दौलत लुटा दी है। यूनचे को अब समझ आया कि मामला कितना गंभीर है। यूनचे ने चारों तरफ देखा और उसका मूड खराब हो गया। उसे लगा था कि वो एक वीआईपी मेहमान बनकर आया है, लेकिन यहां तो उसे बंजर जमीन पर लावारिस छोड़ दिया गया। मास्टर चली गई। बाकी दोनों सेक्ट मास्टर्स काम पर लग गए और हुओ रूली अपने बेटे को बचाने भाग गए। यूनचे ने मन ही मन ताना मारा, फ्लेम गॉड रियल्म वाले मेहमानबाजी में तो पक्का फेल है। वो वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था, क्योंकि अनजान जगह पर भटकना खतरे से खाली नहीं था। तभी गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की तरफ से 3 लोग आते दिखे। ये 3 जवान कल्टिवेटर्स थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उनके शरीर से तेज फ्लेम निकल रही थी, मतलब वो गोल्डन क्रॉस सेक्ट के ही थे। जब वो यूनचे के पास से गुजर रहे थे, अचानक तीनों रुक गए। उनकी नजरें यूनचे पर लॉक हो गई। लड़की ने बड़े रूखेपन से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अभी एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के शिकार का समय था, इसलिए यह पूरा इलाका सील था। यहां किसी बाहरी का होना मतलब सीधा शक, और यूनचे के सफेद कपड़े उसे वहां अलग ही दिखा रहे थे। यूनचे ने विनम्रता से कहा, मैं स्नो सॉन्ग रियल्म से यूनचे हूं। वो तीनों यूनचे को घूरने लगे। ये तीनों बहुत यंग थे, शायद मुश याओलान की उम्र के, लेकिन इनकी पावर डिवाइन सोल रियल्म पर थी। यूनचे समझ गया कि यहां तमाशा देखने के लिए भी सिर्फ एलीट लोगों को ही बुलाया गया है। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। यूनचे, क्या तुम वही स्नो सॉन्ग रियल्म वाले यूनचे हो? नाम सुनते ही उन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वो यूनचे को ऐसे घूरने लगे जैसे उसने उनकी भैंस चुरा ली हो। सबसे पहले लेफ्ट वाले लड़के ने धीमी आवाज में कहा, रुको, क्या ये सच बोल रहा है? इसका ऑरा तो बहुत कमजोर लग रहा है। दूसरे ने जवाब दिया, हो सकता है। स्नो सॉन्ग रियल्म वाले सफेद कपड़े पहनते हैं, और मास्टर ने कहा था कि रियल्म किंग आ जा रही है। अगर ये उनके साथ आया है तो ये उनका डायरेक्ट डिसाइपल ही होगा। फिर तीसरे ने याद दिलाया, सीनियर ब्रदर पोयुन ने भी कहा था कि यूनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर है। जब उनका डिस्कशन खत्म हुआ तो उनमें से एक लड़का सीना तानकर आगे आया और अकड़ते हुए बोला, क्या तुम वही स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के नए डायरेक्ट डिसाइपल हो? यूनचे ने शांति से सिर हिलाया, हां, मैं ही हूं। लड़के ने फिर पूछा, तो क्या तुम वही हो जिसने 3 महीने पहले सीनियर ब्रदर पोयुन को हराया था? यूनचे ने फिर से हां में सिर हिलाया, जी हां, वो भी मैं ही हूं। ये सुनते ही उन तीनों में जो इकलौती लड़की थी, वो भड़क गई। वो गुस्से में आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मानने की? सीनियर ब्रदर पोयुन जैसे पावरफुल इंसान को तुम्हारे जैसा कमजोर कैसे हरा सकता है? पक्का तुमने स्नो सॉन्ग रियल्म में अपने घर का फायदा उठाकर उन्हें धोखे से हराया होगा। बाकी दोनों लड़के भी सुर में सुर मिलाने लगे, बिल्कुल सही, तुम्हारे जैसे कमजोर को तो मैं भी पीट सकता हूं। सीनियर ब्रदर पोयुन का हारना तो नामुमकिन है। यूनचे ने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। उसे समझ आ गया कि ये लोग पोयुन के बहुत बड़े फैन हैं और सच को पचा नहीं पा रहे। उसने समझाने की कोशिश की, भाई देखो, मैं बस एलिमेंटल लॉज में उनसे थोड़ा बेहतर हूं, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में मैं उनसे बहुत पीछे हूं। लेकिन वो लड़की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो। सीनियर ब्रदर पोयुन के पास फायर की सबसे बेहतरीन समझ है। हमारे सेक्ट मास्टर ने खुद कहा है कि उनका टैलेंट बेमिसाल है। तुम डिवाइन ओरिजिन रियल्म के होकर उन्हें हरा ही नहीं सकते। तुमने पक्का चीटिंग की है। तुम स्नो सॉन्ग रियल्म वाले हो ही नीच। यूनचे ने अब और सफाई देना बेकार समझा और मुड़ने लगा। तुम्हें मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी।
लेकिन लड़की ने उसे रोका। रुको, ऐसे नहीं जा सकते। वहां अपने घर में चीटिंग कर ली होगी। लेकिन ये फ्लेम गॉड रियल्म है। आज हम सीनियर ब्रदर पोयुन के लिए इंसाफ मांगेंगे। ये बोलते ही उस लड़की के शरीर से गोल्डन क्रो फ्लेम्स भड़क उठीं। उसने चैलेंज किया, युनचे, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मुझसे लड़ो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने चीटिंग की थी। युनचे को अब हंसी आ रही थी और दया भी। उसने कहा, यार रहने दो, मैं डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर हूं और मेहमान भी हूं। क्यों बात बढ़ा रहे हो? लेकिन वो तीनों मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा युनचे डर गया है। लड़की ने ताना मारा, डर गए, गिल्ट फील हो रहा है। चुपचाप मान लो कि तुम फ्रॉड हो वरना अंजाम बुरा होगा। युनचे ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें पिटना ही है तो एक काम करो, तुम तीनों एक साथ आ जाओ। ये सुनकर वो तीनों सन्न रह गए। लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी बेशर्मी, मेरे जैसा एक ही काफी है तुम्हें मसलने के लिए और तुम हम तीनों को बुला रहे हो। अभी वो बोल ही रही थी कि युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में भारी भरकम हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड आ गई। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसका ऑरा किसी सोए हुए डेविल की तरह जाग उठा। जमीन कांपने लगी और एक भयानक प्रेशर उन तीनों के ऊपर पहाड़ की तरह गिर गया। अभी एक पल पहले तक वो युनचे को कीड़ा समझ रहे थे, लेकिन अब उनकी हालत खराब हो गई थी। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। लड़की डर के मारे कई कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे की अकड़ अब दहशत में बदल चुकी थी। युनचे ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और पूछा, छोटी बच्ची, अब बताओ, अकेले लड़ोगी या तीनों साथ आओगे? लड़कों के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या ये सच में डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर है? लड़की ने खुद को संभाला और अपने साथियों पर चिल्लाई, खड़े क्या हो? चलो साथ में हमला करते हैं। हमें साबित करना है कि इसने चीटिंग की थी। तीनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम्स को एक्टिवेट किया, वहां का तापमान किसी भट्टी जैसा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।